नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस सेकंड पेपर के प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर को। इस पेपर को हल करने से एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, और दूसरा एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है कि आप फर्स्ट पेपर के वीडियो को भी ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन फर्स्ट पेपर के जो बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस हैं उसके आपको सेकंड पेपर में भी देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बीमादार का कर्तव्य है कि आग लगने की संभावना कम करने के लिए सभी प्रयत्न करे। आग लगने पर उसे बुझाने में तत्परता दिखाए, जैसे कि उसने बीमा नहीं कराया है। इस कथन में बीमा का कौन सा सिद्धांत है? हानि न्यूनीकरण सिद्धांत, प्रत्यासन का सिद्धांत, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत या परम सद्भाव का सिद्धांत? तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन यहाँ पे लागू होता है। हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत, ये सिद्धांत कहता है कि भले आपने बीमा करा लिया हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हानि होने की स्थिति में आप उस हानि को होने दें। उस हानि को आपको कम से कम करने का प्रयास करना है। उसके बाद भी यदि कोई हानि हो जाती है तो आपको क्षतिपूर्ति होगी, लेकिन उस हानि को कम से कम हो इसके लिए आपको प्रयास जरूर करना है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है, संविदा करते समय बीमादार को प्रस्ताव पत्र के सभी प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट, पूर्ण और सत्य देना चाहिए। इस कथन में अग्नि बीमा का कौन सा सिद्धांत लागू होता है? परम सद्भाव सिद्धांत यानी अटमोस्ट गुड फेथ, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन यानी प्रत्यासन का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन हानि न्यूनीकरण का सिद्धांत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि परम सद्भाव का सिद्धांत। परम सद्भाव का सिद्धांत क्या कहता है? परम सद्भाव का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ ये कहता है कि जब भी कोई बीमा कराया जाए तो बीमादार को यानी इंश्योर्ड पर्सन को सारी जानकारी सही सही और क्लियरली देना चाहिए, कोई भी चीज़ छिपाना नहीं चाहिए। तीसरा प्रश्न है, अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित किस रूप में हो सकता है? स्वामी के रूप में यानी ओनर, अभिकर्ता यानी एजेंट के रूप में, प्रन्यासी यानी ट्रस्टी के रूप में, या उपरोक्त सभी रूप में? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑल ऑफ द एबव यानी उपरोक्त सभी रूप में हो सकता है। यानी अग्नि बीमा कराते वक्त जिस जगह का बीमा हो रहा है उसके साथ स्वामी का हित भी जुड़ा हो सकता है, उसके एजेंट का भी हित जुड़ा हो सकता है, और किसी ट्रस्टी का भी हित जुड़ा हो सकता है। अगला प्रश्न है, अग्नि बीमा कौन सी प्रसंविदा है? फायर इंश्योरेंस या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ व्हाट? क्षतिपूर्ति यानी आइडेमनिटी, बीमित मूल्य यानी इंश्योर्ड प्राइस, बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस, या लागत मूल्य कास्ट प्राइस? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति का बीमा होता है, आइडेमनिटी का। इसका मतलब ये है कि वास्तव में जब क्षति होगी तभी आपको भरपाई की जाएगी बीमा के माध्यम से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसका उद्देश्य यह है कि हानि होने पर बीमादार को उस स्थिति में रख दिया जाए जो हानि के पूर्व थी? द पर्पज ऑफ व्हाट इज टू रिस्टोर द इंश्योर्ड इन द पोजिशन ही वॉज इन बिफोर द लॉस? प्रत्यासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ यानी परम सद्भाव का सिद्धांत, या प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन अभिदाय का सिद्धांत? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यही कहता है कि बीमादार को उस स्थिति में वापस ले आया जाए जिस स्थिति में वो हानि के पहले था, यानी जितना नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे लिमिट हो जाती है कि पॉलिसी आपने कितने रुपए की ली है। नुकसान यदि पॉलिसी लिए हुए रकम से ज़्यादा है तो भी आपको केवल पॉलिसी के रकम भर का ही पेमेंट होगा। अगला प्रश्न है, द प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन इज कॉल्ड अ सब प्रिंसिपल ऑफ प्रिंसिपल ऑफ आइडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉक्सिमेट काज? प्रत्यासन का सिद्धांत को किस सिद्धांत का उपसिद्धांत कहा जाता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत ये कहता है कि जो नुकसान हो उसकी भरपाई कर दी जाए। प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन ये कहता है कि भाई ठीक है, हमने भरपाई कर दी, अब कोई मुआवजा मिल जाए, यानी जो नुकसान हुआ उसके लिए गवर्नमेंट कोई पेमेंट कर दे या कोई थर्ड पार्टी कोई पेमेंट कर दे, तो वो पेमेंट फिर बीमा कंपनी को मिलेगा, क्योंकि उसने
नुकसान की भरपाई ऑलरेडी कर दी है, अब एडिशनल रकम बीमादार को नहीं मिलेगी, बीमित व्यक्ति को नहीं मिलेगी, वो मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य बीमा का प्रकार नहीं है, समुद्री बीमा, अग्नि बीमा, स्वास्थ्य बीमा या जीवन बीमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जीवन बीमा एक अलग होता है, अलग नेचर का होता है, बाकी तीनों सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखिए, चिकित्सा देखभाल लागत को कवर करता है, व्हाट कवर द कॉस्ट ऑफ मेडिकल केयर। तो देखिए, मेडिकल केयर को कभी भी स्वास्थ्य बीमा कवर करेगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस। इसके बाद है, देश या विदेश में यात्रा के दौरान गैर चिकित्सा आपात स्थिति से उत्पन्न वित्तीय देनदारियों की भरपाई करता है, व्हाट कवर फाइनेंशियल लाइबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द नॉन मेडिकल और मेडिकल इमरजेंसीज वाइल ट्रेवलिंग विद इन द कंट्री और अब्रॉड। तो देखिए, यहाँ पे यात्रा बीमा आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यात्रा बीमा यात्रा के दौरान किसी भी तरीके के नुकसान की भरपाई करता है, चाहे वो मेडिकल इमरजेंसी हो या नॉन मेडिकल इमरजेंसी हो। इसके बाद है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, प्राइम मिनिस्टर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम वाज स्टार्टेड इन। तो ये स्कीम चालू की गई थी 2016 में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ मच अमाउंट कवर अवेलेबल अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में कितनी धनराशि का स्वास्थ्य कवर दिया गया है, 10 लाख, 5 लाख, 1 करोड़ या 5 करोड़। तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जन आरोग्य योजना या प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों एक ही है, इसमें 5 लाख रुपए प्रति परिवार का कवर दिया गया है। इसके बाद है, प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना वाज स्टार्टेड इन। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना प्रारंभ की गई थी 14, 16, 18 या 2020। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की गई थी, 2016 में फसल बीमा योजना, 2018 में जन आरोग्य योजना, और 2024 में वृद्ध लोगों के लिए जो फ्री कवर दिया गया है। इसके बाद देखिए, कौन सा बीमा सूखे या बाढ़ के कारण फसल की विफलता की स्थिति में किसान को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक अनुबंध है, विच इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोवाइड अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फार्मर्स इन द इवेंट ऑफ क्रॉप फेल्योर ड्यू टू ड्रॉट और फ्लड। तो इसे कहते हैं फसल बीमा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्गलरी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर द रिस्क फ्रॉम। सेंधमारी बीमा पॉलिसी किन जोखिमों को कवर प्रदान करती है, चोरी, थेफ्ट, डकैती यानी रॉबरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, सेंधमारी की बीमा पॉलिसी चोरी और डकैती दोनों से कवर प्रदान करती है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाई। भारत में बीमा व्यवसाय नियंत्रित किया जाता है, LIC, IDRA, RBI या SCBI। तो देखिए, भारत में बीमा व्यवसाय का नियंत्रण करता है IRDA, ये IDRA नहीं होगा, IRDA। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, और हेल्थ इंश्योरेंस शुड भी, एक स्वास्थ्य बीमा होना चाहिए, अफोर्डेबल यानी किफ़ायती, कंटिन्यूअस यानी निरंतर, यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिक, या ऑल ऑफ दी जिनमें से सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, एक स्वास्थ्य बीमा में ये सारे गुण होने चाहिए। अगला प्रश्न है, मरीन इंश्योरेंस वाज फर्स्ट स्टार्टेड इन। समुद्री बीमा सर्वप्रथम शुरू किया गया, इटली, जर्मनी, फ्रांस या इंडिया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, समुद्री बीमा का शुरुआत इटली में हुआ था। अगला प्रश्न है, मरीन इंश्योरेंस में कवर लॉस और डैमेज टू द शिप, कार्गो, एनी अदर सब्जेक्ट ऑफ द मरीन एडवेंचर, या ऑल ऑफ द एबव। समुद्री बीमा किसके नुकसान से बचा सकता है, जहाज, माल, सामुद्रिक साहसिक कार्य का कोई अन्य विषय, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि समुद्री बीमा में इन सभी चीज़ों को कवर किया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मरीन इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट। समुद्री बीमा सुरक्षा प्रदान करता है, फायर पेरिल्स, अग्नि आपदा से, सी पेरिल समुद्री आपदा से, डिसीज पेरिल यानी रोग के खतरों से, या लाइफ थ्रेट जीवन के खतरों से। तो सीधी बात है भाई, समुद्री बीमा करा रहे हैं तो समुद्री आपदा से आपको
सुरक्षा मिलेगी, सी पेरिल्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कौन सा समुद्री बीमा से संबंधित नहीं है? फायर इंश्योरेंस यानी अग्नि बीमा, कार्गो इंश्योरेंस यानी माल का बीमा, हल इंश्योरेंस यानी जहाज का बीमा, या फ्रेट इंश्योरेंस भाड़ा का बीमा। तो देखो, माल बीमा, जहाज बीमा और भाड़ा का बीमा, ये तीनों समुद्री बीमा से संबंधित है। अग्नि बीमा एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ये समुद्री बीमा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अ मरीन इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट, आइडेमनिटी, मैच्योरिटी या नन ऑफ द एबव। समुद्री बीमा संविदा है वेतन वृद्धि का, क्षतिपूर्ति का, परिपक्वता का, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, क्षतिपूर्ति का, आइडेमनिटी। देखो, जीवन बीमा के अलावा जितने भी बीमा होते हैं वो सारे आइडेमनिटी के ही होते हैं, ठीक है, क्षतिपूर्ति के। इसके बाद है, इन मरीन इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ। समुद्री बीमा में बीमा हित किस समय पर अवश्य मौजूद होना चाहिए? टेकिंग पॉलिसी यानी पॉलिसी लेते समय, एट द टाइम ऑफ क्लेम दावा प्रस्तुत करते समय, एट द टाइम ऑफ पॉलिसी एंड क्लेम यानी पॉलिसी तथा दावा दोनों समय, या मे नॉट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा हित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। समुद्री बीमा में ये एक स्पेशल कंडीशन होती है कि जिस समय आप पॉलिसी करा रहे हैं उस समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, और जिस समय वास्तव में नुकसान हो गया और आप क्लेम करने जा रहे हैं उस समय भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द रिस्क जनरली कवर्ड बाय द मरीन इंश्योरेंस आर। समुद्री बीमा में प्रायः निम्न जोखिमों को शामिल किया जाता है: पेरिल्स ऑफ द सी यानी सागर की आपदाएं, फायर लॉस ऑफ कार्गो माल की आग से हानि, जेटिसन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ द एबव। यहाँ पे चाहे सागर में कोई आपदा आ जाए उसकी वजह से हानि हो, माल को आग लग जाए। जेटिसन का मतलब होता है कि यदि जहाज़ में कोई दिक्कत है जिसकी वजह से जहाज़ का वजन कम करना है तो कुछ माल को समुद्र में बहवा दिया जाता है, तो ये क्रिया कहलाती है जेटिसन। तो इन सभी से सुरक्षा मिलती है समुद्री बीमा में। अगला प्रश्न है, व्हाट इज मीन्स बाई बैरेट्री। बैरेट्री का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जहाज के कप्तान या कर्मचारी द्वारा जानबूझकर जहाज एवं माल को क्षति करना, इसे बैरेट्री के रूप में परिभाषित किया गया है। यदि जानबूझकर जहाज का कप्तान या कोई कर्मचारी जहाज को नुकसान पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री बीमा का एक क्षेत्र नहीं है। व्हाट इज नॉट अ स्कोप ऑफ मरीन इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस यानी माल बीमा, हल इंश्योरेंस यानी जहाज बीमा, फ्रेट इंश्योरेंस यानी भाड़ा बीमा, या हेल्थ इंश्योरेंस स्वास्थ्य बीमा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, स्वास्थ्य बीमा एक अलग चीज़ है, बाकी तीनों चीज़ें मरीन इंश्योरेंस से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, फ्लीट इंश्योरेंस कहा जाता है। फ्लीट इंश्योरेंस इज कॉल्ड। तो सबसे पहले समझिए फ्लीट किसे कहते हैं। जहाज़ों के समूह जब एक साथ नदी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, तो उसे फ्लीट कहा जाता है। और जब फ्लीट का इंश्योरेंस करना है, इसका मतलब ये है कि एक ही बीमा पत्र के अंतर्गत कई जहाज़ों का बीमा कराया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, एक ही बीमा पत्र द्वारा जब एक से अधिक जहाज का बीमा होता है तो वो फ्लीट इंश्योरेंस कहा जाता है। मोर देन वन शिप शुड बी इंश्योर्ड अंडर द सेम इंश्योरेंस पॉलिसी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद है, इन मरीन इंश्योरेंस एग्जिस्टेंस ऑफ विच एलिमेंट इज कंपल्सरी। समुद्री बीमा संविदा में किस तत्व का विद्यमान रहना अनिवार्य है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट यानी बीमा योग्य हित, अटमोस्ट गुड फेथ यानी परम सद्भाव विश्वास, वारंटीज यानी सम आश्वासन एवं प्रतिज्ञाएं, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, मरीन इंश्योरेंस में बीमा योग्य हित का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का होना जरूरी है, बीमा कराते समय भी और दावा लेते समय भी। अगला प्रश्न है, दो स्टेटमेंट दिया है, समुद्री बीमा संविदा में बीमा हित की मौजूदगी केवल संपत्ति या माल के नष्ट होते समय होना आवश्यक है। ये बात तो गलत है, दोनों समय होना जरूरी है, बीमा कराते वक्त भी
और माल के नष्ट होते समय भी। समुद्री व्यापार में माल अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के पहले अनेक बार बिक जाता है। ये बात सही है। जहाज़ों को जाने में महीनों का, हफ्तों का समय लगता है, उसके बीच में ट्रांजैक्शन होता रहता है और माल नए कस्टमर के पास डिलीवर करा दिया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है। नहीं, केवल ए सही है, आर गलत है, ये भी नहीं होगा। ए गलत है और आर सही है। ये आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निहित वारंटी से तात्पर्य है इम्प्लिसिट वारंटी मीन्स दीज प्रोमिसेज आर नॉट रिटन, ये प्रतिज्ञाएं लिखित नहीं होती हैं। दीज आर नॉट मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस लेटर, इनका उल्लेख बीमा पत्र में नहीं होता है। ए और बी बोथ, या फिर दीज प्रॉमिस आर रिटन एंड मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस लेटर, ये प्रतिज्ञाएं लिखित होती हैं और इनका उल्लेख भी बीमा पत्र में किया जाता है। तो देखिए, इम्प्लिसिट वारंटी का मतलब है, निहित वारंटी का मतलब है कि कुछ ऐसी वारंटीज होती हैं जो मान ली जाती हैं कि यदि इंश्योरेंस हुआ है तो ये वारंटी उसमें इंक्लूड है। तो ये तो प्रतिज्ञाएं लिखित रूप में ना भी हों, बीमा पत्र में इसका उल्लेख न किया जाए, तो भी ये वारंटी मान्य होती हैं। तो निहित वारंटी का अर्थ ए और बी दोनों से है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा संविदा क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आइडेंटिटी? फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस? तो अभी मैंने बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस को छोड़कर बाकी जितनी भी बीमा होती हैं क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर इसलिए आधारित नहीं होता है कि यह जीवन का बीमा होता है और जीवन का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता है, जीवन अनमोल होता है। अगला प्रश्न है, मोटर बीमा बीमा सुरक्षा प्रदान करता है। मोटर इंश्योरेंस प्रोवाइड इंश्योरेंस कवर टू प्राइवेट व्हीकल यानी निजी वाहनों को, कमर्शियल व्हीकल यानी वाणिज्यिक वाहनों को, मोटरसाइकिल यानी मोटरसाइकिल्स को, या ऑल ऑफ दीज? तो देखिए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, मोटर व्हीकल। ठीक है, कोई भी मोटर व्हीकल होगा तो उसके ऊपर मोटर इंश्योरेंस लागू होगा, चाहे वो निजी वाहन हो, चाहे कमर्शियल वाहन हो, या मोटरसाइकिल हो, कार हो, या कोई भी और ऐसा वाहन है जो मोटर व्हीकल के अंतर्गत आता है। इसके बाद देखिए, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज आर इशूड फॉर अ पीरियड ऑफ, सामान्य बीमा पॉलिसी कितने समयावधि के लिए निर्गमित की जाती हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 10 वर्ष? तो देखिए, आमतौर पे सामान्य बीमा पॉलिसी 1 वर्ष के लिए एक बार में जारी की जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जीवन बीमा पॉलिसी लंबी अवधि के लिए होता है, ठीक है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, लेकिन जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी 1 साल के लिए ही होता है, एक बार में। इसके बाद है, सन 1966 में लंदन दुर्घटना जिससे इस शहर का 1/3 भाग प्रभावित हुआ था, किस प्रकार के बीमा को प्रोत्साहित किया? What type of insurance was encouraged by the London disaster of 1966? देखिए, ये 1966 नहीं होगा, ये 1666 होगा। ये दुर्घटना 1666 में हुई थी। तो देखिए, लंदन में उस समय एक भयंकर आग लगी थी जिसकी वजह से लगभग 1/3 शहर नष्ट हो गया था। तो उस दुर्घटना के बाद अग्नि बीमा को बढ़ावा मिला, फायर इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसके बाद देखिए, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी जीआईसी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, सामान्य बीमा कॉरपोरेशन निगमित किया गया था 1956, 1960, 1955 या 1972? तो देखिए, जीआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज के अनुसार सामान्य रिसाव का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी लीकेज एज पर इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज आईसीसी मीन्स। तो देखिए, जब वेपोरेशन के माध्यम से कोई लिक्विड नष्ट हो जाता है तो वो इंस्टीट्यूट कार्गो क्लॉज के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। ठीक है, इसके बाद है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द फायर पॉलिसी विल सीज, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अग्नि बीमा पॉलिसी समाप्त हो जाएगी? चेंज इन ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, व्यापार के निर्माण या गतिविधि में परिवर्तन,
अनऑक्यूपेसी ऑफ द बिल्डिंग फॉर मोर देन 30 डेज, 30 दिनों से अधिक अवधि के लिए भवन का खाली रहना, ट्रांसफर ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट अनलेस बाई विल और ऑपरेशनल लॉ, बीमा योग्य हित का हस्तांतरण जब तक कि किसी वसीयत या कानून के संचालन से न हो, या ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इन तीनों परिस्थितियों में अग्नि बीमा पॉलिसी को समाप्त मान लिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राइवेट कार पॉलिसी डज नॉट कवर द फॉलोइंग यूजेज। निजी कार पॉलिसी निम्नलिखित उपयोग को कवर नहीं करती है। यूज ऑफ सोशल पर्पज, सामाजिक उद्देश्य के लिए उपयोग, रिलायबिलिटी टेस्ट यानी विश्वसनीयता परीक्षण के लिए, यूज ऑफ डोमेस्टिक प्लेजर पर्पज, घरेलू आनंद के उद्देश्य के लिए, या कैरिंग सैंपल बिलोंगिंग टू इंश्योर्ड, बीमादार से संबंधित नमूने लाने के लिए उपयोग। तो देखिए, बाकी सभी कंडीशंस में बीमा पॉलिसी कवर होगी, निजी कार पॉलिसी। विश्वसनीयता परीक्षण के केस में यानी रिलायबिलिटी टेस्ट के केस में यह कवर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रिलायबिलिटी टेस्ट में जानबूझकर कार को एक्सीडेंट कराया जाता है और देखा जाता है कि कार कितनी डैमेज हुई। तो इस टेस्ट के लिए निजी कार पॉलिसी कवर नहीं देगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कंपनी पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कंपनी नहीं है, वाक्यों या सेंटेंस की बात हो रही है। तो पहला सेंटेंस है, समुद्री बीमा का क्षेत्र व्यापक हो गया है। दूसरा सेंटेंस है, समुद्री बीमा में स्थलीय जोखिम को भी शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ देखिए, सेकंड वाली बात तो सही है कि समुद्री बीमा में अब स्थलीय जोखिम यानी कि लैंड रिस्क को भी शामिल कर लिया जाता है। लेकिन समुद्री बीमा का क्षेत्र व्यापक हो गया है, ये बात उतनी सही नहीं लग रही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होना चाहिए। फर्स्ट कथन गलत है किंतु सेकंड कथन सही है। अगला प्रश्न है, जब तक क्षति या हानि होने की संभावना न हो बीमा नहीं कराया जा सकता। दूसरी बात कह रहा है कि अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय और क्षति होने के समय दोनों समय मौजूद रहना जरूरी नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड वाले स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट भी सही है। जब तक हानि की कोई संभावना न हो बीमा नहीं कराया जा सकता, क्योंकि हानि के प्रति ही ये कवर देता है। और अग्नि बीमा में बीमा योग्य हित बीमा कराते समय होना जरूरी है, क्षति होने समय उसका होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी बीमा योग्य हित जब तक नहीं होगा बीमा कराते समय तब तक बीमा नहीं होगा, यही बात यहाँ पे अप्रूव हो रही है। अगला प्रश्न देखिए, साधारणतया जहाज पर लदे माल का बीमित मूल्य कम होता है। दूसरा सेंटेंस है, माल का समुद्री बीमा करते समय उसके मूल्यांकन में उसकी लागत, भाड़े, बीमे, अन्य अतिरिक्त व्ययों को और उचित लाभ को जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे सेकंड वाला कथन सही है, फर्स्ट वाला सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है कि जब इतनी चीज़ों को जोड़ दिया जाएगा और इसका बीमा किया जाएगा तो जहाज पे लदे माल से बीमित मूल्य कम कैसे होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि फर्स्ट गलत है लेकिन सेकंड वाला सही है। अगला प्रश्न देखिए, समुद्री बीमा अधिनियम 1963 के अनुसार निहित वारंटियां हैं। अकॉर्डिंग टू द मरीन इंश्योरेंस एक्ट 1963, इम्प्लिसिट वारंटी आर सी वर्थनेस ऑफ द शिप, जहाज की सागर योग्यता, लीगलिटी ऑफ वेंचर यानी उपक्रम की वैधता, बोथ एबव यानी उपरोक्त दोनों, या नन ऑफ द एबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, निहित वारंटियों में ये दोनों चीज़ें आती हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। सी वर्दीनेस ऑफ द शिप का मतलब है कि समुद्र में जाने लायक होना चाहिए जहाज, उसकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए और जो भी काम किया जा रहा है, वेंचर किया जा रहा है, वो लीगल होना चाहिए। ये दोनों बातें मान कर चली जाती हैं जब बीमा किया जाता है। बीमा कराते समय इन दोनों बातों को माना जाता है कि ये दोनों कंडीशन होगी। इसी को कहते हैं निहित वारंटी या इम्प्लिसिट वारंटी। अगला प्रश्न है, आग या अन्य ऐसे जोखिमों से होने वाली हानि के विरुद्ध क्या कराया जाता है। व्हाट इज मेड अगेंस्ट लॉस्ट अराइजिंग फ्रॉम फायर और अदर सच रिस्क। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ऐसे चीज़ों के लिए आप अग्नि बीमा कराएंगे, फायर इंश्योरेंस। अगला प्रश्न है, अग्नि बीमा के अंतर्गत उन हानियों के प्रति बीमा तथा क्षतिपूर्ति की जाती है जो सरकारी आदेशानुसार संपत्तियों के जलाने से हानि, आग लगने के दौरान या बाद में चोरी होने के कारण हानि,
आकस्मिक रूप से ज्वाला या लपटों के प्रकट होने से हानि या प्राकृतिक आपदाओं भूकंप बाढ़ आदि से हानि। तो देखो अग्नि बीमा में आपको हानि की क्षतिपूर्ति तभी मिलेगी जब आकस्मिक रूप से ज्वाला लपट या किसी तरीके का फायर उत्पन्न होता है और उससे आग लग जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या अग्नि बीमा का महत्व नहीं है? रोजगार में वृद्धि, आर्थिक क्षति की पूर्ति, राष्ट्र को हानि या व्यापारियों को लाभ। व्हाट इज नॉट सिग्निफिकेंस ऑफ फायर इंश्योरेंस? इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, कंपनसेशन ऑफ फाइनेंशियल लॉस, लॉस टू द कंट्री या प्रॉफिट टू द बिजनेसमैन। तो बाकी बातें तो सही हैं। राष्ट्र को हानि वाली बात गलत है। राष्ट्र को क्या हानि होगी भाई, कोई फायर इंश्योरेंस लेगा तो? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। 45, किससे तात्पर्य उस कार्य से है जिसमें माल का कुछ भाग आपातकाल में जहाज को हल्का करने के लिए फेंक दिया जाता है? व्हाट मीन्स द एक्ट ऑफ थ्रोइंग अ पार्ट ऑफ कार्गो ओवरबोर्ड लाइटन द शिप इन द इमरजेंसी। तो इस काम को कहा जाता है जेटिसन, मैंने पहले भी बताया है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बीमा हित डैश बीमा संविदा में संविदा करते समय और हानि के समय मौजूद रहता है, यानी कौन से बीमा में? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन विच इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड एट द टाइम ऑफ लॉस। तो बहुत बार डिस्कस हो चुका है, समुद्री बीमा में ऐसा होना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, समुद्री बीमा एक प्रकार की कौन सी संविदा है? मरीन इंश्योरेंस इज अ टाइप ऑफ विच कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योर्ड वैल्यू यानी बीमित मूल्य, एक्चुअल वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य, मार्केट वैल्यू यानी बाजार मूल्य या कंपनसेशन ऑफ डैमेज क्षतिपूर्ति मूल्य। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ये क्षतिपूर्ति का बीमा होता है। मरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सभी क्षतिपूर्ति के बीमा होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समुद्री बीमा में जोखिमों की बहुलता और विविधता होती है, ये बात तो सही है। समुद्री बीमा में जोखिमों का वर्गीकरण सरल है, ये गलत लग रहा है, आगे देख लेते हैं और बातें। समुद्री बीमा में केवल सुरक्षा का ही तत्व है, विनियोग का तत्व नहीं है, ये बात भी सही है। समुद्री बीमा में बीमित जोखिमों द्वारा क्षति का होना अनिश्चित है, ये बात भी सही है भाई, जोखिम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी ही गलत है कि समुद्री बीमा में जोखिमों का वर्गीकरण सरल है, क्योंकि समुद्री बीमा में बहुत सारे जोखिम होते हैं, विभिन्न प्रकार के जोखिम होते हैं, इसको क्लासिफाई करना ईजी नहीं है, सिंपल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समुद्री बीमा में दावे के समय बीमा योग्य हित रहना आवश्यक है, ये बात तो सही है। समुद्री बीमा में बीमा कराते समय बीमा योग्य हित का होना आवश्यक है, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि कथन 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, सागरीय परिवहन के दौरान समुद्री आपदाओं से जहाज के आंशिक या पूर्णतया क्षतिग्रस्तता के जोखिम के लिए जहाज के स्वामी द्वारा क्या कराया जाता है? आइडेमनिफाइड बाई द शिप ओनर अगेंस्ट द रिस्क ऑफ पार्शियल और टोटल डैमेज ऑफ शिप ड्यू टू मरीन डिजास्टर ड्यूरिंग द सी ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हल इंश्योरेंस, जहाज बीमा। ठीक है, ये समुद्री बीमा का कम्प्रिहेंसिव रूप है, इसमें जहाज से संबंधित सभी प्रकार के जोखिमों को कवर कर लिया जाता है हल इंश्योरेंस में। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन समय से आपको मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।